हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन हैं जो 6 नंबर के आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले इस चैनल पर आपको केवल एग्रीकल्चर मैथ्स ही पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इस चैनल पर एग्रीकल्चर के हर सब्जेक्ट से संबंधित कंटेंट डाला जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ऑक्सीकारक विघटनकारी होती है। तो इसमें अपचयन क्रिया ऑक्सीकारक विघटनकारी होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, वह लक्षण जिसके द्वारा जीव बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर प्रतिक्रिया करते हैं क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट, उत्तेजनशीलता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उपचय क्रिया क्या है। तो उपचय क्रिया क्या है। पोषण एक उपचय क्रिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। किस वर्ग में अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, पक्षी वर्ग में। ऐसा पक्षी वर्ग में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ एनिलिडा के अंतर्गत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एस्केरिस, बी केचुआ, सी मेंढक और डी तिलचट्टा। हमें कौन सा जंतु देखना है जो संघ एनिलिडा के अंतर्गत पाया जाता है। तो संघ एनिलिडा के अंतर्गत केचुआ आता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है, कौन सी शाखा है। वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान वह शाखा है जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है अमीबा में निम्नलिखित में से किस प्रकार का पोषण होता है। नंबर ए है होलोजोइक, नंबर बी है होलोफाइटिक, सी सेप्रोजोइक और डी काप्रोजोइक। तो अमीबा में जो पोषण पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। वो होता है होलोजोइक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अमीबा में प्रचलन होता है, किसका प्रचलन होता है। क्या सीलिया द्वारा। किससे प्रचलन होता है। क्या सीलिया द्वारा, क्या कूटपाद द्वारा, क्या फ्लैजिला द्वारा, क्या रिक्तिका द्वारा। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा, अनुमान लगाइए। इसमें कूटपाद द्वारा प्रचलन होता है अमीबा में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 है अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है जब पर्याप्त भोजन हो, पर्याप्त भोजन तथा अनुकूल तापक्रम हो या वातावरण प्रतिकूल हो। फिर से एक बार देख लीजिए, अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है जब, तो कब होता है, अनुमान लगाइए। इसमें होगा बी, जब उसमें पर्याप्त भोजन तथा अनुकूल तापक्रम हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी जीव है। क्या मेंढक है,
क्या केचुआ है, क्या तिलचट्टा है, क्या एस्केरिस है? तो इसमें जो द्विलिंगी जीव है वो है केचुआ, ये द्विलिंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा है केचुए के जिन खंडों से में जनन अंकुर होते हैं वे हैं 16 से 17, 16 से 18, 17 से 19, 17 से 18। तो केचुए के जिन खंडों में जनन अंकुर होते हैं वे होते हैं 17 से 19, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है केचुए होते हैं नंबर 1 मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी कीटहारी। तो याद रखिएगा कि केचुए सर्वाहारी होते हैं, ये सब कुछ खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है केचुए के गमन में सहायक है सीटी पाशरुपाद, और इसमें 2 ही ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन इसके हैं नहीं। तो इस क्वेश्चन को अभी करेक्ट करेंगे बाद में, इसको छोड़कर अभी आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर को देखते हैं। 16 में कहा है कि श्रम विभाजन देखने को मिलता है अमीबा में, पैरामीशियम में, केचुए में या मधुमक्खी में। तो श्रम विभाजन किसमें देखने को मिलता है? श्रम विभाजन देखने को मिलता है मधुमक्खी में, याद रखिएगा। रॉयल जेली का स्त्रावण होता है, रॉयल जेली का स्त्रावण होता है। तो रॉयल जेली का स्त्रावण 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अनुमान लगाइए चारों में से सही कौन सा हो सकता है। चलिए, इसमें होगा मधुमक्खी, याद रखिएगा मधुमक्खी से क्या होता है? रॉयल जेली का स्त्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है स्थिर जल पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मलेरिया नियंत्रित होता है क्योंकि मच्छरों के लार्वा वृद्धि नहीं कर पाते, तेल मच्छरों के शरीर में परजीवी समाप्त कर देता है, मच्छरों के लिए जल गंदा हो जाता है, जल का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। तो अनुमान लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए, मच्छरों के लार्वा में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए मिट्टी का तेल डालने से मलेरिया नियंत्रित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में कहा है कि स्तनी जंतुओं में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं? स्तनी जंतुओं में बाल किससे उत्पन्न रचनाएं हैं? तो क्या एपिडर्मिस से, क्या मीसोडर्म से, क्या डर्मिस से, क्या एंडोडर्म से? तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों एपिडर्मिस से, बाल एपिडर्मिस से व्युत्पन्न रचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप, इसको तो आप भली भांति जानते होंगे, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा होता तब भी हम ऑप्शन को सही कर देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए। क्वेश्चन 21, खरगोश है एक अकशेरुकी, एक पक्षी, एक स्तनधारी, एक सरीसृप। तो याद रखिएगा खरगोश एक स्तनधारी जंतु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन से पेप्टोन में बदलने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन होता है या इंसुलिन होता है या लाइपेज होता है या फिर पेप्सिन होता है? तो इसको आप याद रखिएगा कि प्रोटीन से पेप्टोन में बदलने वाले एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, वसा का वसीय अम्ल में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? वसा का वसीय अम्ल में परिवर्तन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
चार में आप देख लीजिए और अनुमान लगाइए कौन सा सही हो सकता है। हाँ, ऑप्शन ए लाइपेज, लाइपेज सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहा जा रहा है मेंढक सेलुलोस पचाने में असमर्थ है जबकि खरगोश समर्थ है। खरगोश में यह क्रिया होती है सीकम या ऑप्शन बी में दिया है इलियम के अग्रभाग में, सी दिया है ग्रहणी जिसमें सेलुलोस का स्त्रावण होता है, डी है आमाशय जिसमें सेलुलोस को पचाने वाले जीवाणु होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या रहने वाला है? सही ऑप्शन होगा ए सीकम। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 लीटर रुधिर यानी खून होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है किस, ये क्या रीनल शिरा में या पल्मोनरी शिरा में या पल्मोनरी धमनी में या हेपेटिक पोर्टल शिरा में? तो इसको याद रखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पल्मोनरी शिरा में। ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है पल्मोनरी शिरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, आप इसको या तो क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक है? वर्ग उत्तक नहीं होता, उत्तक नहीं होता, यकृत उत्तक नहीं होता, अग्नाशय उत्तक नहीं होता, लेकिन रुधिर उत्तक होता है। तो इसका आंसर रुधिर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, सॉरी 29 पर आते हैं। इसमें कहा है परानिस्यंदन होता है बोमेन कैप्सूल में, मूत्राशय में, रुधिर वाहिनी में या उत्कीय द्रव में? क्या परानिस्यंदन? परानिस्यंदन होता है बोमेन कैप्सूल में, याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आर्निथीन चक्र का संबंध है, आर्निथीन चक्र का संबंध है ए पाचन से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से और डी जनन से। तो ये इसमें होगा सी ऑप्शन करेक्ट, उत्सर्जन से इसका संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया का संश्लेषण, इसके लिए कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं है, आप सीधा लिखिएगा यकृत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ होती हैं? क्या यकृत में होती हैं, क्या वृषण में होती हैं, क्या अंडाशय में होती है, क्या जठर ग्रंथियों में होती हैं? कौन सी कोशिकाएं? सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वृषण में। क्वेश्चन नंबर 33 प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावण करता है, कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए चारों को और अनुमान लगाइए। क्या कॉर्पस कैलोसम करता है, क्या कॉर्पस ल्यूटियम करता है, क्या कॉर्पस एल्बिकन्स करता है या उपयुक्त सभी करते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावण, याद रखिएगा, ये ओनली कॉर्पस ल्यूटियम करता है। क्वेश्चन नंबर 34 जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं या अंडयुज कहलाते हैं, त्रिस्तरीय या सिलोमेट कहलाते हैं? तो इसका आप याद रखेंगे, जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में
हमें कहा गया है निम्नांकित में से किसी एक वर्ग में अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। किस वर्ग में अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं? तो याद रखिएगा, एवीज पक्षी वर्ग में अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। पक्षियों में श्वसन अंग है, क्या फेफड़े, क्या त्वचा, क्या ट्रैकिया या वृक्क? तो पक्षियों में श्वसन अंग जो है वो होते हैं फेफड़े। पक्षियों में भी फेफड़े ही श्वसन अंग होते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी पूछा है। आई थिंक सभी को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, मोर है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है? रतौंधी, वर्णांधता, हीमोफीलिया, रंजकहीनता। कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो आप याद रखिए कि रतौंधी भी एक आनुवंशिक बीमारी है, वर्णांधता भी एक आनुवंशिक बीमारी है और हीमोफीलिया भी एक आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन रंजकहीनता एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। ओ रुधिर वर्ग का व्यक्त सर्वदाता है क्योंकि इसमें, ओ रुधिर वर्ग का व्यक्त सर्वदाता है क्योंकि इसमें एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, कोई एंटीजन नहीं होता। तो याद रखिएगा कि ओ रुधिर का व्यक्त सर्वदाता इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए अब क्वेश्चन 40 में आपको कहा गया है कि ओ रुधिर वर्ग का व्यक्त सर्वदाता। अच्छा ये फिर से, ओहो ये तो रिपीट हो चुका है फिर से। इसमें भी यही होगा कि ये कोई एंटीजन नहीं होता। तो ये आज के क्वेश्चन थे, 39 क्वेश्चन हम इनको कहेंगे। तो 39 क्वेश्चन ये आज केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए थे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे, और ये आपकी तैयारी को मैं आशा करता हूँ कि कुछ हद तक आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।